सभी विद्यार्थियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है अप्रैल की लास्ट वीक में, संभावित दिनांक है, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न आता है और इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का 2013 यानी 2013 का जो पेपर है उसको लगाया है और उसमें आने वाले 15 प्रश्न जो अंग्रेजी के आए हैं उनको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन सारे 15 प्रश्नों को अपने पास लिख लेते हैं और फिर आप अपनी स्टडी को करते हैं तो आपको इसी पैटर्न पर तैयारी अंग्रेजी की करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2013 में कौन सा प्रश्न आया था। ये था पहला प्रश्न और प्रश्न था द राइमिंग वर्ड फॉर बिग इज। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम जब पढ़ते हैं तो उनसे एक ही राइम आती है। जैसे हमने कहा बिग, तो बिग से मिलता जुलता जो भी राइमिंग वर्ड है, जैसे डिग है, ठीक है। और अगर आप पोएट्री पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर, ये आप जो शब्द देख रहे हैं पोएम में, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा मून, अब मून के लिए कोई वैसे ही राइमिंग वर्ड क्या होगा? सून, है ना। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड मतलब एक जैसे लय वाले शब्द। तो ये पूछा गया है कि बिग के लिए कौन सा राइमिंग वर्ड होगा। ऑप्शंस दिए हैं बैग, फिर दिया है रेड और फिर दिया है डिग और फिर दिया है स्टॉप। तो आप देखिए, हम बिग पढ़ते हैं, बिग बैग कोई राइमिंग नहीं है, बिग रेड कोई राइमिंग नहीं है, लेकिन बिग और डिग ये देखिए राइमिंग वर्ड है। तो अब हमारा आंसर क्या सही होगा? सी आंसर सही होगा और वो है डिग। ये हमारा पहला प्रश्न राइमिंग वर्ड्स को लेकर, यानी अब आपको राइमिंग वर्ड्स पर एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स इज। यानी यह नाउन से दिया गया प्रश्न है और आपको बताना है कि जो हॉर्स है उसके लिए उसका अपोजिट जेंडर क्या होगा। यानी हॉर्स जो है वो मेल जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसके लिए फेमाइन जेंडर जो है वो क्या होगा। तो अब हम इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है फर्स्ट मेयर, दूसरा है कॉल्ट, तीसरा है हॉर्सेस और चौथा है हॉर्सेली। ये एक गलत टाइपिंग किया हुआ वर्ड है, लेकिन ये प्रश्न पत्र में ऐसा ही दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि हॉर्स के लिए अपोजिट जेंडर होता है मेयर। मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है, और हॉर्स यानी होता है घोड़ा। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न नाउन का जेंडर से भी आ सकता है। जैसे लॉयन का अगर आपसे पूछा जाए कि अपोजिट जेंडर क्या है, तो लॉयन का अपोजिट जेंडर है लॉयनेस। अगर मैं आपसे पूछूं किंग का अपोजिट जेंडर क्या है, तो किंग का अपोजिट जेंडर क्यून होता है। यदि मैं आपसे पूछूं काऊ का अपोजिट जेंडर क्या है, तो काऊ का अपोजिट जेंडर क्या होता है? ऑक्स होता है, यानी बैल होता है। तो इस प्रकार से आपको अपोजिट जेंडर से भी एक प्रश्न तैयार करना है। चलते हैं, ये आंसर सही है मेयर, इसे आप लिख लीजिएगा आप अपने रजिस्टर में ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्निंग इश्यूज मीन्स। अब आपकी वोकैबुलरी की भी परीक्षा ली जाती है और आपसे पूछा गया है कि वर्निंग इश्यूज का क्या मतलब है। तो यहाँ पर वर्निंग मतलब तो आप जानते हैं जलना होता है, इशू का मतलब होता है मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो हैं उनके लिए कौन सा इसमें शब्द हो सकता है। तो अनवांटेड टॉपिक्स, अनचाहे विषय, पेनफुल टॉपिक्स, दर्दनाक विषय, यूजलेस टॉपिक्स यानी अनुपयोगी विषय, और अगला लिखा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी महत्वपूर्ण विषय। तो वर्निंग इशू का यही मतलब होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को ठीक सही करेंगे और हमारा आंसर वर्निंग इशूज के लिए हमारा मतलब है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ही इज़ नॉट अ फेमस पर्सन इज सेंटेंस। यह जो सेंटेंस है ही इज़ नॉट अ फेमस पर्सन इज सेंटेंस, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको ऑप्शन मिलते हैं ये चार ऑप्शन क्या है पहले समझ लीजिए।
पहला ऑप्शन है नेगेटिव। तो आपको मैं बता दूं कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें नॉट है, नेवर है, हार्डली है, स्कैर्सली है, ऐसे शब्द आपको यदि मिलते हैं किसी सेंटेंस में तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नॉट, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, ये 4 शब्द किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। आपको एक शब्द दिख रहा है नॉट, देखिए ही इज़ नॉट अ फेमस पर्सन। तो अब हम यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला नेगेटिव, इसको सही करेंगे क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगला है एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप इस प्रकार का चिन्ह पाते हैं। इस प्रकार का यदि चिन्ह लगा है किसी भी अंग्रेजी वाक्य में तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है और यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सूचक है, इंडिकेशन है। यदि आपको क्वेश्चन साइन मिलता है, ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूचक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई चिन्ह यहाँ नहीं है, ना तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है, ना यहाँ क्वेश्चन का साइन है। तो निश्चित रूप से ये 2 ऑप्शन तो हमारे नहीं है। और अब हमने देखा कि नेगेटिव, हाँ इसमें नॉट है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। तो ए ऑप्शन को हम यहाँ पर सही करार देंगे। चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस रहीम ब्लैंक वॉचिंग टीवी। हमारे लिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर हैज़, हैड, वर और वॉज। तो आपको बता दूं कि जब भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन होती है, एक वचन कर्ता होते हैं, तो फिर हमें एक वचन क्रिया ही यहाँ इस्तेमाल करनी है। वेन एवर वी फाइंड द सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी यूज सिंगुलर वर्ब with the singular subject. So what is singular here? Has and had and was is singular here, but bar is plural verb. So we have to choose one out of 3. तो हम देखेंगे कि क्या लिखा है। हैज़ और हैड का इस्तेमाल जो होता है वो आपका काय में होता है, ये परफेक्ट टेंस में होता है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहे क्योंकि आईएनजी क्रिया का आना मतलब होता है कंटिन्यूस टेंस का आना। तो फिर हम वर और वॉज से बात करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि वॉज और जो वर होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कंटिन्यूस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में। तो अब रहीम कितना है? 1, तो 1 के साथ क्या आएगा? वॉज। यदि यहाँ रहीम के साथ एक और होता कोई तो 2 हो जाते, तो 2 होते तो प्लूरल होता, और प्लूरल होता तो हम उस स्थिति में यहाँ पर वर का इस्तेमाल करते। तो अब हमारा इन चारों में जो राइट ऑप्शन है वो है वॉज। रहीम वॉज वॉचिंग टीवी, यानी रहीम जो है वो टीवी देख रहा था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टेंस का जो भी दिया गया आपका मूल रूप है उसको आपको पहचानना है और उस अनुसार आपको वर्ब भरनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं फॉर्म? तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। सभी के अलग अलग सूत्र हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया का जो पहला रूप है उसे बेसिक फॉर्म कहते हैं, क्रिया का जो दूसरा रूप है उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं और क्रिया के तीसरे रूप को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो अब हमारे पास यहाँ पर फॉल, फेल, फॉलिंग और विल फॉल दिया है। तो अब हम इनमें से बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो आपको बता दूं कि क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है, क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के नाम से पुकारा जाता है। क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से पुकारते हैं। तो क्रिया के जितने भी आईएनजी फॉर्म है वो सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं तो इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप देख रहे हैं कि ये सी आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ ब्लैंक मॉनिटर्स ए एन द और सम। यहाँ पर आपको 4 जो हैं डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं जिसमें से 3 आर्टिकल हैं ए एन और द और एक सम दिया गया है।
आई वुड लाइक टू टॉक टू वन, तो वन ऑफ यदि आपको मिलता है तो आपको यहाँ द आर्टिकल फिल करना है वन ऑफ के लिए, ठीक है, और यहाँ पर आप द आर्टिकल भर देंगे। यहाँ ए और एन का इस्तेमाल ना करें, आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ सम नहीं होता, ठीक है, इसलिए वन ऑफ द का यूज़ किया जाता है। वन ऑफ जहाँ भी मिले उसके बाद आपको द आर्टिकल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे कहता है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉफ, तो आपको कॉफ का जो है प्लूरल फॉर्म जो है वो बताना है। कॉफ का प्लूरल फॉर्म बताना है। ऑप्शन आपके पास है कॉफ्स है, कॉप्स है और कॉफ्स भी दिया है, नन ऑफ द अबव भी दिया है। तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर कॉफ है उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है कॉप्स, और कॉप्स को हम सही करेंगे और हमारा कॉफ का प्लूरल होगा कॉब्स, बी आंसर हम सही देंगे। इस तरीके के प्लूरल जो आपके होते हैं उनको आपको अलग से एक डायरी या रजिस्टर में लिखना है जिनके प्लूरल थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, ऑड जो है वो आपको निकालना है। ये अंग्रेजी का क्वेश्चन नहीं, ये लॉजिकल है। तो ऑड क्या है, देखिए मध्य प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, इंडिया दिया है और पंजाब दिया है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य है और बिहार भी राज्य है और पंजाब भी क्या है, राज्य है। लेकिन इंडिया क्या है, ये एक देश है, तो यहाँ पर ऑड वन क्या है, इंडिया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट इज। ऑनेस्ट शब्द में साइलेंट लेटर क्या है, तो ऑप्शन हमें मिले हैं HON और S। तो निश्चित रूप से ऑनेस्ट जो वर्ड है या ऑनर वर्ड है या आवर HOUR, इन सब में H साइलेंट रहता है, और H साइलेंट यदि रहता है तो इनको पढ़ने का ढंग भी यही होगा, ऑनेस्ट होगा, आवर होगा, ऑनर होगा, ऑनरेबल होगा। तो ऑनेस्ट में कौन सा लेटर साइलेंट है, इसमें लेटर साइलेंट है H, तो हमने ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन सही करार दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ यदि हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है माय क्लास टीचर प्रेफर कॉफ़ी ब्लैंक टी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर हर कंपटीशन एग्जाम में आता है और अभी 12th क्लास के एग्जामिनेशन में भी इसको दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है समझिए। यहाँ प्रेफर वर्ब दिया है और प्रेफर वर्ब का मतलब होता है पसंद करना, और पसंद करना किसी 2 ऑप्शन में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करना। तो अब इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब भी आप प्रेफर क्रिया का प्रयोग करते हैं तो आपको हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। याद रख लीजिए हमेशा के लिए, यदि प्रीफर मिले तो टू का प्रयोग करना है। इफ़ वी फाइंड प्रीफर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव टू यूज़ टू प्रीपोजिशन मैंडेटरीली, ठीक है, हमेशा अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेफर के साथ टू का प्रयोग, प्रीफर के साथ टू का प्रयोग, प्रीफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, ये भी ध्यान रखना। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज। अब आपको बताना है कि कंटिन्यू जो वर्ड है, शब्द है जिसका मतलब लगातार होता है, इसका एंटोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स यानी विरोधी शब्द, और सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कुछ सिनोनिम्स पढ़ के जाएं, कुछ एंटोनिम्स पढ़ के जाएं, सरल आते हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं आते हैं, आराम से पढ़िएगा। देखिए हमसे पूछा गया कंटिन्यू का, तो देखिए कंटिन्यू में आपको रेगुलर, ये तो इसका पर्यायवाची है, ठीक। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू के आगे डिस, जब भी हम किसी भी शब्द के आगे डिस या अन लगा देते हैं तो वो उनके अपोजिट बनते हैं। अब लेकिन किसके साथ डिस लगता है, किसके साथ अन, ये आगे का विषय मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल कंटिन्यू के लिए आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डिसकंटिन्यू, और आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, डिसकंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस है कोलकाता इज ब्लैंक देन मैनी अदर सिटीज़। तो अब आपको मैं बता दूं, यहाँ डिग्री का क्वेश्चन आया है, आपको ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होती है कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है, इसमें बिग, बिगर और बिगेस्ट और मोर बिगर दिया है, तो आपको यहाँ भर देना है बिगर। आपका आंसर है बिगर, ठीक है, और आपका बी आंसर सही है, बिगर। कोलकाता इज बिगर देन मैनी अदर सिटीज़। ध्यान दीजिए, यदि ये देन मिलता है तो आपको बिगर भरकर आना है। यदि यहाँ से निकल जाता है देन,
तो फिर आपको जो भी पॉजिटिव है या सुपरलेटिव डिग्री वो तय करना है, लेकिन देन के साथ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री होती है। कॉम्परेटिव डिग्री सभी शब्दों में ER लगाने से नहीं बनती है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें मोर लग करके कॉम्परेटिव बनता है, वो अलग विषय है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। फिलहाल आंसर में आप बिग का बिगर लिख कर आएंगे। चलिए अब आता है 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। अब आपके यहाँ पर परीक्षा हो रही है ग्रामर की, तो देखिए जब भी कोई WH वर्ड आता है तो उसके बाद सहायक क्रिया आती है, ठीक है, और सभी में सहायक क्रिया दी है, मतलब इस आधार पर अभी तो सारे सेंटेंस सही हैं। लेकिन अब चेक करते हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट हैज़ मीरा फाउंड, तो देखिए व्हाट लगा है, ठीक है, हैज़ लगा और हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। हमें कौन सा निकालना है जो करेक्ट नहीं है, ध्यान देना। अब आया व्हाट डिड मीरा फाइंड, यहाँ डिड लगा है और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा सेंटेंस गौर से देखिए, व्हाट डिड मीरा फाउंड, यहाँ डिड के साथ आपको फाउंड यानी क्रिया का दूसरा रूप लगाया गया है, यानी एक पिंजरे में दो शेर आ गए हैं। दो शेर मतलब डिड भी सेकेंड फॉर्म है सहायक क्रिया का, और यहाँ पर डिड भी सेकंड फॉर्म है और फाउंड भी सेकंड फॉर्म है, एक पिंजरे में दो शेर हो गए। यहाँ कायदे से क्या होना चाहिए, फाइंड। देखिए आप ऊपर देखिए, डिड फाइंड ये सही है और ये गलत है, तो हमें वही सेंटेंस निकालना है जो गलत है और वो आंसर है, ठीक है, हमारा तीसरा वाला व्हाट डिड मीरा फाउंड। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट विल मीरा फाइंड बिल्कुल सही है, विल लगाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए, डिड लगाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए, हैज़ लगाए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, लेकिन डिड लगाए और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगाए तो ये गलत है, यहाँ आना चाहिए फाइंड, ठीक है, जो इस तरह से दिया गया है। अंतिम प्रश्न है इस 2013 का, वो ये रहा आपके सामने, और जो फिर एक बार लॉजिकल रीजनिंग का है वो आपको पढ़ना है। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जो कि मैन के द्वारा बनाई गई है। स्विमिंग पूल दिया है, सी दिया है, रिवर दिया है, ओशियन दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सी यानी सागर, रिवर यानी नदी, और ओशियन मतलब होता है महासागर। तो अब आप बता सकते हैं कि स्विमिंग पूल किसने बनाया है, ये मेड बाय मैन और ये मेड बाय गॉड। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है स्विमिंग पूल, और आंसर होगा आपका स्विमिंग पूल, बिल्कुल सही। तो आपने इन 15 प्रश्नों से जाना कि आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप इन्हें पढ़ते रहिए। यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, और जो भी आपकी कठिनाइयां हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं समय निकाल कर के उनके सॉल्यूशन बनाकर आप तक ज़रूर भेजूंगा। सभी का नमस्कार, धन्यवाद।